नमस्कार, मैं हूं अजय। 9 बज चुके हैं, यानी दिन की सभी खबरों को जानने का वक्त अगले आधे घंटे में। और महोबा में एक ट्रैक्टर में भीषण आग कैसे लग गई, ये तस्वीर देखिए। कुल पहाड़ कोतवाली इलाके में किस तरह की आग लगी हुई है, दूर दूर से देखकर दिल दहल उठता है कि कैसे इतनी भयंकर आग सुलग गई। आपको बताएं कि ये कुल पहाड़ कोतवाली इलाके के सुगिरा गांव की तस्वीर है, जहां पर ट्रैक्टर में अचानक आग भड़क गई। आग पर काबू पाने के लिए की कोशिश में ड्राइवर भी झुलस गया। जुताई के दौरान ये आग लगी, खेत की जुताई चल रही थी, तभी आग लग गई। आग को बुझाने की कोशिश भी, नाकाम कोशिश भी की ड्राइवर ने, मगर इस चक्कर में वो खुद भी झुलसा। लेकिन इस आग को भला कौन रोक सकता था। पूरी ट्रैक्टर को अपनी चपेट में ले गया ये कुछ ही पलों में। जरूरी होता है कि किसी भी मशीन को, किसी भी गाड़ी को, ट्रैक्टर को सही समय पर सर्विस करवाएं, सही इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें, सही पार्ट पुर्जों का इस्तेमाल करें। और हाथरस केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है अब तक का। हाथरस केस में इस खुलासे से नया मोड़ आ सकता है। एक चश्मदीद सामने आया है। पीड़ित की मां भाई को उसने जमीन पर पीड़िता के पास पड़ा देखा, ये उसने दावा किया है। मां भाई के सामने पीड़िता तड़प रही थी। इसके बाद इस युवक ने बताया है कि वो लवकुश, जो कि आरोपी हैं दरअसल, अभी सलाखों के पीछे है, उनके घर जाकर उनको इस घटना के बारे में बताया। अब सीबीआई ने इस चश्मदीद को बुलाकर इससे पूछताछ की है। लेकिन न्यूज़ 18 पर आकर इसने क्या क्या बताया, सुनिए। मैं तो अपने खेत में नया काट रहा था, मैं चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मैं वहाँ पर पहुँचा, उसकी माँ, उसका भाई खड़े हुए थे, वो लेटी हुई थी लड़की। उसके बाद मैं लवकुश की माँ को लेवाने चला गया। तो 3 दिन में उसका भाई ने वहाँ से निकल आया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा वापस द्वारा, तो उसकी माँ बोली, बेटे हमारे घर का बेटा बुला ला लड़के को। जब मैं गाँव में आ रहा था तो भाई साहब मिला, गुड्डू भाई साहब। मैंने उससे कहा, भाई साहब ऐसी बात है। उसने कहा, बेटा घर जाए कह दे। तो मैंने घर आए कह क्या, हाँ आ जाऊँगा जब 5-6 लोग खड़े हो जाएंगे। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। मैंने अपनी माँ से कहा, भाई से कहा, हम गए। उसके बाद उसके पीछे उसका भाई गया, जब तक और 4-6 लोग भी इकट्ठे हो गए। तो खेत किसका है? हमारा। अच्छा, आप ही का खेत। और कितनी दूर होंगे आप? जहाँ बात हुई थी, ये घटना हुई थी, उससे कितनी दूर थे? मैं दूर था अपने। कितना लगभग तो कोई पता ना, अपने दूर ऊपर 20-25 कदम होंगे। अच्छा, 20-25 कदम पे। अच्छा, यही पूरा घटनाक्रम हुआ। हाँ। तो उसके बाद फिर आप लोगों से मिले या किसी से नहीं मिले? नहीं, माँ मिला था। पुलिस लाइन गए थे? हाँ। अच्छा, क्या बताया वहाँ पे? जो देखा वो बताया। और इस बातचीत को अब गौर से सुनेंगे, समझेंगे तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब सीबीआई ने पड़ताल की है, पूछताछ की है। देखना होगा कि सीबीआई किस नतीजे पर इससे पहुंचती है। और हाथरस के बहाने दंगा भड़काने की कौन सी साजिश थी, अब इसकी जांच एसटीएफ करेगी। चंद्रपा थाने में एफआईआर इसे लेकर के दर्ज कराई गई है। साजिश के खुलासे के लिए एसटीएफ की स्पेशल यूनिट का गठन हुआ है। ईडी भी पीएफआई के सदस्यों से इस बीच पूछताछ कर रही है। साजिश में विदेशी फंडिंग के भी सबूत मिले हैं। और अब पूरे मामले की पड़ताल एसटीएफ के हाथ में। तो हाथरस में किस तरह के जातीय दंगों को भड़काने की कोशिश थी और कौन कौन लोग इस साजिश को बुन रहे थे, अब एसटीएफ के हवाले ये जांच। मगर कानपुर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। सचिंडी थाना इलाके में गैंगरेप हुआ है। थम नहीं रहे गैंगरेप के और रेप के मामले। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आप आरोपियों को देख सकते हैं, कानपुर की तस्वीर। फिर एक गैंगरेप। जाओ बैठो। बीती रात में एक अभियोग 376D, 506 IPC व 3/4 पैक्सो एक्ट का दर्ज किया गया था, जिसमें सचेंडी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना में नामजद अभियुक्त उसका एक साथी जो प्रकाश में आया, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इस मामले में हम अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। और बाराबंकी में भी एक रेप की घटना सामने आई। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसने लड़की के साथ रेप की बात भी पुलिस के सामने कबूल की है। दरअसल नाबालिग लड़की
की हत्या करने का एक मामला सामने आया था। बाद में पुलिस ने जब पोस्टमार्टम किया तो रेप की पुष्टि हुई। मामले में कार्रवाई कर अब आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। डिजिटल साक्ष्य, जमीनी सूचना, खून आलूदा कपड़े, फील्ड यूनिट के साक्ष्य के आधार पर घटना में शामिल अभियुक्त दिनेश गौतम पुत्र शत्रुघ्न गौतम निवासी पिपरी टोला सेठ मऊ उम्र 19 वर्ष ने घटना में संलिप्त होना स्वीकार कर घटना के विवरण का खुलासा किया है। अभियुक्त से पूछताछ के आधार पर अन्य तथ्यों को भी सत्यापित किया जा रहा है। और दिल्ली में संगीत सोम का धरना खत्म हो गया है। शव का पोस्टमार्टम को लेकर दे रहे थे संगीत सोम धरना। पोस्टमार्टम की मांग पूरी होने पर धरना खत्म हुआ। यूपी के सरथना सीट से बीजेपी के विधायक हैं। दरअसल सरथना की एक महिला का, एक युवती की मौत की खबर आई थी और ये महिला सरथना की ही रहने वाली थी। उन्होंने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा इसके बाद खोला। पोस्टमार्टम नहीं होने को लेकर के दिल्ली सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। सरथना की रहने वाली मेघा जैन की शाहदरा में 10 अक्टूबर को संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। घर वालों ने इसे सुसाइड कहा, मगर मेघा के परिजनों को हत्या की आशंका थी, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने एसडीएम से की, मगर इसकी मामले में सुनवाई नहीं हो रही थी। तो आज खुद मैदान में उतरे यहाँ पर सरथना के विधायक, और तब जाकर कहीं पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई शुरू हुई है। मंत्री उपेंद्र तिवारी का बेतुका बयान आया है। आपराधिक घटनाओं पर अजीबोगरीब सा बयान मंत्री उपेंद्र तिवारी का। पंचायत चुनाव करीब होता है तो वारदातें होती हैं। दूसरी सरकारों की तुलना में क्राइम कंट्रोल में है। पिछली सरकारों के आंकड़ों को देख लीजिए, ये भी कहा है मंत्री जी ने। तो मंत्री जी का बयान कि इस तरह का क्राइम होता रहता है जब पंचायत चुनाव करीब आते हैं तो वारदातें होती रहती हैं, मगर दूसरी सरकारों में जितनी वारदातें होती थी उसके मामले में क्राइम काफी कंट्रोल में है। ये बातें मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कही हैं। देखिए, जब पंचायत का चुनाव करीब आता है तो राजनीति गरमाती। अब पंचायत का चुनाव सर पे है, हर गांव में किसी को प्रधानी लड़ना है, किसी को क्षेत्र पंचायत लड़ना है, तो थोड़ा होते हैं। लेकिन फिर भी आप अपराध का आंकड़ा ले लीजिएगा अन्य सरकारों से तो कंट्रोल है, कानून का राज स्थापित है। कहीं घटना होती होगी तो ऐसा नहीं कि मुलजिम यूपी छोड़ करके भाग गया, चाहे मुलजिम को कोई संरक्षण देने वाला, एक सवाजेट कोई भी अपराधी हो तुरंत कार्रवाई हो रही। और घटना दुर्घटना अचानक कहीं कोई हो जाए, सरकार इस तरीके पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। और मिशन शक्ति के जरिए क्राइम कंट्रोल होगा। कल सीएम योगी बलरामपुर में करेंगे इसका आगाज। लखनऊ में राज्यपाल करेंगी शुरुआत। महिला सुरक्षा सम्मान बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। हर जिले में चुने जाएंगे 100 रोल मॉडल। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। महिला मिशन शक्ति से महिलाओं की सुरक्षा का अभियान, और इसकी शुरुआत खुद सीएम कर रहे हैं, राज्यपाल कर रहे हैं। कल से होगी इसकी शुरुआत। नवरात्र की शुरुआत के साथ मिशन शक्ति की भी शुरुआत होगी। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाने का ये अभियान। ये शासन स्तर से निर्णय लिया गया है कि एक मिशन शक्ति स्टार्ट हो रहा है कल से। ये पूरे हफ्ते भर का प्रोग्राम है। इसमें ये है कि महिलाओं को लेकर ये अभियान की स्टार्ट की गई है। इसमें नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन से जुड़ी हुई चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें ये सब चीज़ें देखी जाएंगी कि महिला सशक्तिकरण कैसे होगा, उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। और इससे पहले लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान प्रदेश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को नौकरी की चिट्ठी मिली। उत्तर प्रदेश में आज हजारों शिक्षकों की वर्षों पुरानी मुराद पूरी हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 31,000 से ज्यादा शिक्षकों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए। जिन अध्यापकों को लेटर दिया गया है उनकी काउंसलिंग 14 और 15 अक्टूबर को हुई थी। अब सीएम योगी ने उन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। 31,200 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के समारोह में हृदय से धन्यवाद देता हूं।
उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती कई सालों से विवादों में थी। पहले परीक्षा और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से न सिर्फ स्कूल की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, बल्कि हजारों लोग बेरोजगार थे। और अब इतने सालों बाद जब नियुक्ति का पत्र मिला तो मेरठ में कई शिक्षकों की आंखों में आंसू छलक आए। मित्र शिक्षक, इसमें डिफरेंस को सर हमने झेला है। यकीन नहीं हो रहा है, एक सपना नजर आ रहा है, एक यकीन नहीं हो रहा है कि आज ही हमारा सपना पूरा होगा। मेरठ की इस अध्यापक का चयन अखिलेश सरकार में बतौर शिक्षा मित्र हुआ था, लेकिन कोर्ट में जब वैकेंसी फंस गई तो इनकी नियुक्ति रद्द हो गई थी और अब इन्हें योगी सरकार ने परमानेंट तैनाती दे दी है। चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी बीजेपी की पहली पसंद हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए बीजेपी ने सीएम योगी की रैलियों का शेड्यूल जारी किया है। बिहार में योगी आदित्यनाथ 6 दिन में 18 रैलियां करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ गई है। सीएम योगी की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने भी उनकी रैलियों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बिहार में सीएम योगी 6 दिन तक चुनाव प्रचार करेंगे और इन 6 दिनों में वो 18 रैलियां करेंगे, यानी कि हर रोज मुख्यमंत्री योगी 3 रैलियां करेंगे। सीएम योगी की पहली रैली 20 अक्टूबर को कैमूर, अरवल और रोहतास में होगी। इन इलाकों में पहले फेज में चुनाव होगा। कैमूर में दोपहर 12 बजे, अरवल में 2 बजे और रोहतास के विक्रमगंज में 3:15 बजे सीएम योगी रैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी बीजेपी के एकमात्र सीएम हैं जो बिहार में 18 रैलियां करेंगे। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी कार्यक्रम बिहार चुनाव में हैं, लेकिन सीएम योगी की लोकप्रियता उन नेताओं से ज्यादा है और शायद यही वजह है कि बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों की रैलियों के बाद सबसे ज्यादा रैली सीएम योगी के नाम कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी का ट्रैक रिकॉर्ड भी बाकी नेताओं की तुलना में कहीं बेहतर है। इससे पहले सीएम योगी मध्य प्रदेश, बंगाल और राजस्थान में भी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर चुके हैं और जिन जिन इलाकों में सीएम ने प्रचार किया वहां बीजेपी को अच्छी बढ़त मिली। अयोध्या मामले में अदालती लड़ाई खत्म हुई, मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन मथुरा मामले में इसकी शुरुआत हो गई है। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि की याचिका स्वीकार कर ली गई। अदालत में श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को स्वीकारा गया। रानी ठाकुर की अदालत ने इसे स्वीकार किया। कोर्ट विपक्षी पार्टियों को अब नोटिस जारी करेगा। दरअसल 13.37 एकड़ जमीन को लेकर के विवाद है। शाही ईदगाह से जमीन को वापस लेने के लिए ये मुकदमा दायर किया गया है। हिंदूवादी नेताओं ने जाहिर की है इस पर खुशी। याचिका स्वीकार होने से अब ये हिंदूवादी नेता उम्मीद जता रहे हैं कि उस जमीन की वापसी होगी। 30 सितंबर 2020 का फैसला आया था जिसमें फाइंडिंग दी गई कि भगवान को और भक्त को अधिकार नहीं होता है केस दायर करने का। उस दिन से मैं बात कह रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, राम जन्मभूमि के केस के जजमेंट के पैरा 346 के विरुद्ध है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली ये होल्ड किया है कि भगवान और भक्त हमेशा केस दायर कर सकते हैं अगर भगवान की संपत्ति के साथ खिलवाड़ हुआ है। और जैसा कि आप इस केस में जानते हैं 12 अक्टूबर 1968 का कॉम्प्रोमाइज़ अवैध है, जिसको घोषित करने की मांग हमने की है। और इसीलिए आज जिला जज के सामने जब हमने ये अर्जी और ये दलील रखी जिस पर आज हमारी अपील एडमिट हुई है और सारे विपक्षी गणों को नोटिस जारी हुआ है। कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरें। उपचुनाव के नामांकन का समय खत्म हो गया है। 7 सीटों पर होने वाले हैं विधानसभा के उपचुनाव और 132 लोगों ने कुल मिलाकर इस नामांकन की अवधि के दौरान पर्चा भरा है। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 3 नवंबर को होना है 7 सीटों पर उपचुनाव। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर के शक्तिपीठ देवी पाटन में रात को रुकेंगे। कल यहां वो दर्शन पूजन भी करेंगे और आज सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे। उन्होंने महादेव मिश्र गांव में किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि बलरामपुर को 2 महापुरुषों अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख ने अपनी कर्मस्थली बनाया था और इन दोनों महापुरुषों को भारत रत्न का सम्मान मिला। इसलिए यहाँ KGMU के सैटेलाइट कैंपस और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है। कल सीएम योगी बलरामपुर से ही मिशन शक्ति का आगाज करेंगे। उस बलरामपुर से जुड़ते हैं और दोनों महापुरुषों को भारत रत्न का सम्मान प्राप्त होता है, यानी भारत माता ने इन दोनों अपने सपूतों को बलरामपुर जनपद से जोड़ करके बलरामपुर के महत्व को देश और दुनिया के सामने बढ़ाने का कार्य
कार्य किया तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों का दायित्व बनता था कि बलरामपुर जनपद में बलरामपुर की भावनाओं के अनुरूप विकास की योजनाएं पहुंचे। इसलिए ये हुआ कि जब हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। लखीमपुर खीरी विधायक का क्रय केंद्र पर छापा पड़ा। बीजेपी के विधायक ने क्रय केंद्र पर जाकर छापेमारी की। अव्यवस्था को देखकर के विधायक ने फटकार भी लगाई। ये देखिए जरा विधायक का गुस्सा किस कदर भड़का। बीजेपी विधायक ने यहां छापे मारा। अव्यवस्था को देखकर आग बबूला उठे विधायक। क्रय केंद्र कर्मचारियों को फटकार लगाई। गल्ला माफियाओं से मिलीभगत का आरोप लगाया। मोहम्मदी क्रय केंद्र में विधायक ने मारा छापा। मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि धान की खरीद पर्याप्त मात्रा में की जाए और उन्हीं की इच्छा के अनुरूप हम सब लोग आए हैं। निश्चित रूप से यहाँ धान की खरीद होगी। अभी थोड़ी अव्यवस्थाएं थी मगर आज से धान की रेगुलर खरीद होगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कोई खरीद नहीं हो रही, अब तो हो गया। कितना धान चाहिए अब तक? क्यों 15 दिन हो गए, धान खत्म हो जाएगा 10 दिन के बाद। कहाँ से धान खरीद आप लोगों ने क्या तरीका है? तो ऐसे जनप्रतिनिधि निकले जनता के मुद्दों को लेकर के सड़क पर तमाम जगहों पर, तो हालात बदलेंगे। यहाँ पर कुछ ही पलों में हम बताएंगे आपको और भी खबर।